तो भाई लोग आप भी हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में से हमने देखो यार दो टॉपिक जो हैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे वो हटा दिए हैं। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में से हटा दिया है, डेविसन जनरेटर का एक्सपेरिमेंट हटा दिया है, और जो न्यूक्लियर वाला पोर्शन था उसमें से तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है, जिसमें से हर साल बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते थे। अब वो तुम्हारा हेडेक खत्म हो गया है। ठीक है, तो न्यूक्लियर भी बहुत छोटा हो गया है, एटम्स जो तुम पढ़ चुके हैं वो होता है, और ड्यूअल नेचर में कुछ पार्ट है जो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में तुम्हारे तीन टॉपिक हैं जो कि तुम कवर करोगे। फर्स्ट हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, सेकंड इज ड्यूअल नेचर, और थर्ड इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा बहुत जो है ना वहाँ कवर कर दिया है एटम और एटम्स वाले चैप्टर में, केमिस्ट्री में सेकंड वाला चैप्टर। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भाई लोग? जैसे मैं अगर बात करूँ तो पास में कोई एक क्या है, एक मेटल सरफेस है। ठीक है, उस पर तुमने कोई एक रेडिएशन डाली फ्री, कोई भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, मतलब कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब कि स्पेसिफिक एनर्जी डालनी पड़ेगी, तब वहां से क्या है कि मेटल जो है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो वो क्या होती है भाई लोग, वो उसकी होती है वर्क फंक्शन होती है, और इसको तुम रिप्रेजेंट करते हो फाइव से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और ध्यान रखना फाइव की जो वैल्यू होती है ना भाई लोग, वो सेम मेटल के लिए सेम होगी। क्लियर है, सेम मेटल के लिए सेम होती है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो है फोटोन्स की एनर्जी, ये अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन देखो फोटोन की जो भाई लोग एनर्जी होती है वो होती है एस सी अपॉन लेमडा, हाँ या ना? और अगर मैं एस और सी को, ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं देखूं तो होता है 12,400 बट्टे लेमडा। ठीक है, अगर तुम्हें ये याद नहीं करना मत करो, लेकिन ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ना वो याद होना चाहिए जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाए। ठीक है, और जब तुम्हारे पास में लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखी हो, तो 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर में डायरेक्ट रख देना, तुम्हारा सिंपल आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अगर तुम्हें लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, ठीक है, तो फिर क्या करना है, तो फिर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने के लिए होती है 12,400 बट्टे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1240 12,400, डिफरेंस क्या है इसमें? लैम्डा जो है भाई लोग नैनोमीटर में है और इसमें एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, वेवलेंथ। एच क्या होता है भाई लोग यहाँ पे? एच सी अपॉन लेमडा में एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, पता है, जूल सेकंड होती है इसकी वैल्यू, और इसकी डायमेंशन ध्यान रखना ml/t-1 होती है। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये सब ना मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूं, मैं एक बार चेक कर लेना। ठीक है, एटम्स न्यूक्लियाई में। और ध्यान रखना यहाँ पे एक और फॉर्मूला, जब तुम्हें एनर्जी निकालनी हो और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, ठीक है, तो डायरेक्ट जो है वाला फॉर्मूला निकाल लोगे, और एनर्जी जो आएगी यहाँ पे वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है, तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा, बहुत ज्यादा। अब भैया यहाँ पे ना एक और चीज बताओ कि मोमेंटम के बारे में बताओ। तो मोमेंटम जो होता है ना भाई लोग फोटोन का, ठीक है, वो होता है P इक्वल्स टू S अपॉन C, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, E इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, और दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, तो यहां से एक और फॉर्मूला बनता है, E इक्वल्स टू क्या होता है H न्यू, तो क्या हो जाएगा P इक्वल्स टू H न्यू अपॉन C। क्लियर है, और ध्यान रखना भाई लोग जो फोटोन होता है ना, फोटोन का भाई लोग रेस्ट मास जो होता है ना वो जीरो होता है, मतलब कि कोई भी अगर मेटल सरफेस पे अगर फोटोन्स वगैरह है ना भाई लोग, ठीक है, तो जब तक उस पर ना कोई रेडिएशन नहीं पड़ेगी तब तक उस पर ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि इसका रेस्ट मास जो होता है वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद नंबर ऑफ फोटोन्स का भी एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स का होता है पी लैम्डा अपॉन एस सी। पी क्या है? मोमेंटम है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, एंड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। ओके, और अगर तुम्हें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, मोमेंटम दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, डायरेक्ट जो है ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारा टाइम जो है ना बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। ठीक है, निकालने को तो बहुत ज्यादा निकालते हैं, लेकिन तुम्हें अपना टाइम सेव करना है बस। नीचे आ जाओ, नीचे दे रखा है आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन कुछ दे रखा था उन्होंने वर्क फंक्शन के बारे में, कुछ ग्राफ्स वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला था कि एनर्जी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की भाई लोग वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भाई लोग, बढ़ेगी। और नंबर ऑफ फोटोन्स जो होते हैं ना भाई लोग वो इंटेंसिटी के बराबर होती है, मतलब कि जैसे मेटल सरफेस था ना, मेटल सरफेस पे अगर मैं रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर मैं भाई लोग बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होंगे, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब कि क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि ई इक्वल्स टू क्या होता है भाई लोग, ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू होता है। अगर एनर्जी बढ़ रही है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब कि वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, हाँ है ना। ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू, और न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। मैं बोला था ना कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहां से ना टोटल एनर्जी क्या आती है, टोटल एनर्जी होती है पहले यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइव, फाइव के यहाँ पे पहले वर्क फंक्शन है। ठीक है, अगर हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टोटल माइनस फाइव, ई टोटल माइनस फाइव। तो यहाँ पे पहले ध्यान रखना है कि जो न्यू है ना वो है फ्रीक्वेंसी, किसकी है, जो रेडिएशन डाल रहे हो। ठीक है, और न्यू नॉट क्या है भाई लोग, ये फ्रीक्वेंसी है, किसकी है भाई लोग, ये है तुम्हारा जो मेटल सरफेस है उसकी है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई लोग, एच न्यू की वैल्यू जो है ना भाई लोग, एच न्यू नॉट की क्या होती है, ज्यादा होती है हमेशा। और ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी भाई लोग कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है,
और रेडिएशन में से जैसे हम कोई मेटल सरफेस पे अगर रेडिएशन डाल रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भाई लोग कब निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन तब निकलते हैं जब भाई लोग इसका न्यू की वैल्यू क्या होती है, न्यू की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द न्यू नॉट, ठीक है, तभी ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मतलब कि जब लैम्डा नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी लैम्डा से, क्लियर है, क्योंकि क्या होता है, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा होता है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ देखो, फर्स्ट वाला जो ग्राफ है ना भाई लोग, वो है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है। तो क्या होता है, एच न्यू इसका क्या होता है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, एच न्यू माइनस 5, और तुम्हें पता है वाई स्क्वायर क्या होता है एम एक्स माइनस सी, सी क्या है इंटरसेप्ट है, और यहाँ पे कैसा इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, हाँ है ना। यहाँ पे तुम स्लोप देख रहे हो भाई लोग, स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप भाई लोग सेम है दोनों का, ये भी एंगल सेम होगा, ये भी एंगल सेम होगा, ठीक है। तो अगर एंगल सेम है, स्लोप सेम है भाई लोग, तो ए और बी क्या होंगे, सेम होंगे, हाँ है ना। तो ये हो जाएगा इसका फाई ए वर्क फंक्शन फॉर ए एंड दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ बी, क्लियर है, क्लियर है। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ग्राफ से कि जो फाई बी है, मतलब वर्क फंक्शन जो है भाई लोग बी का, वो ए से क्या हो रहा है, ज्यादा ही है, ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, इतना क्लियर है, क्लियर है। चले आएंगे, तो अगर हम सेकंड देखें पहले, तो सेकंड जो है ना, तो सामने दिखाई दे रहा है करंट वर्सेस पोटेंशियल के बीच में, ठीक है। तुम्हें जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ग्राफ देखना, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो करंट का सैचुरेशन यहाँ पे हो गया, मतलब करंट दोनों का क्या है सेम आ रहा है, ठीक है, ए और बी का। इसकी जो करंट की वैल्यू है वो है 2i है, ये कितनी है i है, तो ध्यान रखना 2i जो है ना, फर्स्ट वाली क्या है ज्यादा है, क्योंकि स्लोप ज्यादा है इसका, तो 2i ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द i, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं कर रही है, ओके। तो सेम जो है ये वाला ग्राफ देख लेना, तीनों ग्राफ में भाई वो बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ग्राफ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहां से हमें दो से तीन चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होती है भाई लोग किसी भी फोटोन की, वो फोटोन्स पर सेकंड, मतलब कितने गिर रहे हैं फोटोन, उस पर डिपेंड करती है ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको, और वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल भाई लोग जो होता है वो इंडिपेंडेंट करता है इंटेंसिटी पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। वर्क फंक्शन की अगर हम बात करें भाई लोग, तो फाइनोट जो है वो हाईएस्ट जो होता है वो प्लेटिनियम के लिए होता है, और लोवेस्ट किसके लिए होता है भाई लोग, सीजियम के लिए होता है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, बस इतना बता रहा हूं, ठीक है, वरना इसमें एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। उसके बाद देर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी नहीं होता, मतलब कि जैसे मैं अगर बात करूं कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस से भाई लोग तो मैं ना कोई भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की अगर कोई रेडिएशन डाली, ठीक है, तो रेडिएशन पड़ने के तुरंत बाद ही क्या है भाई लोग, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इमिट कर जाएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फोटोन ड्यूअल नेचर। तो फर्स्ट जो नेचर होता है वो होता है वेव नेचर का होता है, और दूसरा क्या होता है पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है। ड्यूअल नेचर जो होता है किसी भी फोटोन का, एक तो होता है वेव नेचर का और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर का। जो फोटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोन्स भाई लोग एक एनर्जी के पैकेट होते हैं, ठीक है। फोटोन्स क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट होते हैं। इसमें ना एक चीज ध्यान में करने वाली ये वाली बात है कि वेव नेचर जो होता है भाई लोग, ठीक है, फोटोन्स का, ठीक है, उसमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आती है, इंटरफ्रेंस भी है और पोलराइजेशन भी है और डिफरेंशिएशन भी है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेव नेचर ऑफ फोटोन, ठीक है। पार्टिकल नेचर में आता है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, कॉम्पेटेंस शिफ्ट आता है और रोमन शिफ्ट आता है, ठीक है। ये अभी इंपोर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ दो तुम। नीचे अगर मैं देखूं भाई लोग, तो वो तुम्हारा है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देखो, तुम्हारा जो मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं 4 आते हैं, ठीक है। यहां से भी ना एक क्वेश्चन कंफर्म में जो है तुम्हें दे रखा है फॉर्मूले। तो सबसे पहले जो है ना वो है वेवलेंथ के बारे में। तो वेवलेंथ हम जो निकालते हैं फॉर्मूला ये है h/√2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और दूसरा है लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m QV। यहाँ पे ध्यान रखना v मतलब होता है वेलोसिटी नहीं है, v मतलब है पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है, ये गलती मत करना। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है भाई लोग इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए, तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। टाइम सेव होगा, बोल रहा हूं, अगर तुम निकालने बैठोगे तो निकाल के देख रह जाओगे, ठीक है। टाइम सेव करना सीखो। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रॉन की ना 2 वेवलेंथ हैं, जब तुम्हारे पास में मास दे रखा हो और टेम्परेचर भी दे रखा हो तो उस टाइम पे तुम्हारा ये है, ठीक है। और अगर मैं किसी भी पार्टिकल की बात करता हूं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है किसी पार्टिकल की, वो इस फॉर्मूले से निकालोगे, और किसी गैस के लिए इस फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। तो नीचे वाले फॉर्मूले में क्या है, किसी भी गैस के लिए के जो है ना भाई वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पे क्या है टी है, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, जब भी क्वेश्चन दे रखा होगा तो। अब नीचे आ जाओ एटम्स।
एटम्स में ना भाई लोग आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ये तुम्हारा ना फिजिक्स वाले पोर्शन में नहीं है, ठीक है। इसको करो या फिर मत करो फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री वाले पोर्शन में है। अब करना क्या है भैया, तो मैंने लेक्चर करा दिया है, तो वहां से ना ये सारी चीज देखनी है, एक बार चेक करना है, ठीक है। ओके, अगर मैं सिंपली अगर बात करूं तो जो मैंने एटम्स वाला लेक्चर कराया है ना, उसमें जो तुम्हारा लाइक जो मैंने कराई ना तुम्हारी क्वांटम नंबर से पहले पहले सब कुछ कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियाई की। तो न्यूक्लिया में क्या होता है भाई लोग, कि जो न्यूक्लियस होता है तुम्हारा, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ पे ना एक रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला ध्यान रख लेना, जो अपन लोगों ने एटम से पढ़ा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पे कुछ दो सिंपल फॉर्म्स हैं, एक तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है, वो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है यार, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है और ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताया गया था। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो जैसे कि ना मान लो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इनको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस टू लार्ज डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। जैसे तुम्हारा ना ZXA है, मतलब कि X मान लो कोई भी तुम्हारा है, सोडियम है, ब्रोमीन है, कुछ भी है, ठीक है। तो Z इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज कॉल्ड द मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है वैल्यू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और Z क्या है वैल्यू, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और अगर तुम A माइनस जेड कर दो, मतलब कि A माइनस जेड कर दोगे तो क्या जाएगा, न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा। तो तुमसे ना क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई मास डिफेक्ट कितना हुआ, तो मास डिफेक्ट करना ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, इसमें टर्म्स दे रखे हैं, वो भी थोड़ा फोकस कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे ना थ्योरेटिकल ना एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि भाई बाइंडिंग एनर्जी जो होती है अल्फा पार्टिकल, वो कितनी होती है, तो इतनी होती है। और बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना वैल्यू, वो नेगेटिव होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी के, ठीक है। और जब भी तुम्हें ना एनर्जी निकालनी हो, एनर्जी रिलीज इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, उसे बोलते हैं क्यू वैल्यू बोलते हो, और वो निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये जितना मैं देखो बता रहा हूँ भाई लोग, जितना बता रहा हूँ ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता और ना आएगा, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। न्यूक्लियर फिजन के एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन बॉम्ब है, ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियर फिजन का है वो है एटॉमिक बॉम्ब है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स दे रखे हैं कि एनर्जी रिलीज जो होती है यूरेनियम 235 में, ठीक है, वो कितनी होती है, इतनी होती है। और स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए भाई लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन्स, ये होने ही चाहिए, ठीक है, तभी एटम्स के अंदर क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी। फिर मैंने नीचे कुछ और टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है, इनको भी एक बार देख लेना। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में मैं बता रखा है मैंने कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है भाई लोग, वो इसके अंदर होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। और जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं वो एनरिच्ड होना चाहिए यूरेनियम और प्लूटोनियम से, ठीक है, प्लूटोनियम। मॉडरेटर क्या होता है भाई लोग, मॉडरेटर वो होते हैं जो स्लो डाउन कर देते हैं रिएक्शंस को, जैसे कि तुम्हारा हैवी वाटर हो गया D2O। और कंट्रोल रोड्स का काम क्या होता है, कंट्रोल रोड्स जो होती हैं भाई लोग ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सेस न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कैडमियम और बोरॉन, ठीक है। रेडियो एक्टिव हम लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं है, ठीक है। और इतना बोल रहा हूँ, जितना मैंने कराया हुआ ना उतना कर लो। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर से पहले पहले तुम्हारे इसमें से आएंगे 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से बनेंगे, ठीक है। नीट के बाद एक बार आना और बात करना मेरे से, ठीक है। चलो ओके बाय एंड टेक केयर, बढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।